हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2021 के तीसरे पेपर विज्ञान को। ये विज्ञान का जो पेपर ये आपका 25 नंबर का रहता है और इसमें आपको केवल 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2016, इसके अलावा 2017, 2018, 2019 और 2020 तक के जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर PYQ की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि PYQ से जो प्रश्न है वो काफ़ी बड़ी संख्या में प्रत्येक बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में PYQ सीरीज़ को अटेंड किया होगा निश्चित रूप से उन्हें पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं ये क्लासेस आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली इन्हीं जो पेपर होते हैं इनसे ही डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, जो मशीनें देखी होंगी, उनमें कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो यूज़ है वो किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, दाब का MKD मात्रक है। ठीक है, दाब का MKD मात्रक कौन सा, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दाब का जो MKD मात्रक है वो है आपका यहाँ पर, सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आपका न्यूटन, दूसरा न्यूटन मीटर प्रति मीटर, दूसरा सी ऑप्शन आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है आपका वर्ग। तो दाब का जो MKD में मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर MKD में पूछा गया। अगर आपसे ऐसा ही मात्रक पूछे तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, शॉर्ट में इसे PA से डिनोट करते हैं, पास्कल। ये दाब का ऐसा ही मात्रक होता है MKD में। इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये यहाँ पर आपका मात्रक होता है। ठीक है, दाब का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बल बटे क्षेत्रफल, ये यहाँ पर आपका दाब का फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रेशर का। ठीक, इसके साथ आपका अगला प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर खाली जगह दी हुई है। इसके बाद बताया गया कि सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, यानी कि कोई सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम आएगा। ये नाम वाला जो सूक्ष्म जीव है मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप पहले से भी पढ़ते हुए लगातार चले आ रहे होंगे। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और इससे पेचिश नामक जो रोग है वो आपको हो जाता है? तो ये आपका एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिस्ट का। ठीक है, कौन सा? ये प्रोटोजोआ होता है एक तरह का, और ये एकोस्कीय होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिट का। ये पेचिस नामक रोग का एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु एंट अमीबा हिस्टोलिट का नामक उपसर्ग से उत्पन्न होता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये एक उपवर्ग है। ठीक, और जो 2 रूपों में मनुष्य की वृहद आंत्र में विद्यमान रहता है। वृहद आंत्र मतलब जो बड़ी आंत होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें यहाँ पर आपका ये पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिट का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। बाह्य कर्ण बना होता है, किसका बना होता है यहाँ पर आपको बताना है? अस्थि का, उपास्थि का, औरस्थि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाह्य कर्ण होता है, कान का जो बाह्य हिस्सा होता है, कर्ण का जो बाह्य हिस्सा होता है वो उपास्थि का बना होता है। आपने देखा ही होगा, आपके कान को आपने हाथ लगाकर देखा ही होगा, उसमें कहीं पर भी अस्थि नहीं होती है, यानी कि हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें केवल उपास्थि पाई जाती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाह्य कर्ण उपास्थि का बना होता है। उपास्थि मानव शरीर और अन्य प्राणी में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है, यानी कि एक तरह से टिश्यू है। ये हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बना होता है। इसी के साथ बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया कि नवीकरणीय संपदा कौन सी है? ठीक है, नवीकरणीय संपदा वह संपदा जो भविष्य में पुनः प्राप्त यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया मृदा। ठीक है, नवीकरणीय संपदा कौन सी है? यहाँ पर बताया गया मृदा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो मृदा है ये कभी ना समाप्त होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो कभी समाप्त नहीं होंगी तो वो आपकी मृदा यानी कि मिट्टी।
तो ये आपका नवीकरणीय संपदा में आ जाएगी। ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर आने वाले किसी न किसी समय, कुछ समय बाद या आने वाले कुछ सालों के बाद समाप्त हो जाएंगे, वो अनवीकरणीय संपदाएं होती हैं, जिसकी पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो ये आप सारे ऑप्शन आपके नहीं होंगे। नवीकरणीय संपदा वे होती है जो कभी भी समाप्त ना हो, वह नवीकरणीय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इस तरह की जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। बहुत जल्द आपके जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको दे दिए जाएंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम आपको बताना है, उसकी संरचना भी समझाना है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप ग्रेफाइट है, जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाइयाँ होती हैं जो एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करता है। क्रिस्टल संरचना में इकाइयाँ एक क्रमबद्ध षटकोणीय तरीके से व्यवस्थित होती हैं। षटकोणीय इकाई कोशिकाओं में से प्रत्येक में कार्बन परमाणु निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? हमारे शरीर में यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का आपको यहाँ पर आंसर देखना है। तो बताया गया सबसे पहले हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज का जो लेवल है वो सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम होगी, इंसुलिन का स्रावण कम होगा हमारे शरीर में, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन का हार्मोन का जो स्रावण है वो कंट्रोल करता है किसको, ग्लूकोज के लेवल को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस अवस्था को डायबिटीज़ कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, हार्मोन के बिना शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है यदि उत्पन्न ना हो तो इस हार्मोन के बिना हमारी जो बॉडी, जो शरीर है वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, दैट्स नोन एज डायबिटीज़। ठीक है, आप उसे डायबिटीज़ कहते हैं या शुगर बोलते हैं उसे। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट देख लीजिए, और जितने भी नए भाई बहन हैं उन्हें भी जोड़ लीजिए यहाँ पर अपने साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो उसके लिए हमने आपको प्ले लिस्ट बनाकर दे दी है, ताकि आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकना ना पड़े। पूरी प्ले लिस्ट जाकर आप चैनल पर सर्च कर लीजिए, यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर PYQ की प्ले लिस्ट। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, समझाना है आपको विस्तार से। तो देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल का वास्तविक विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, परंतु वास्तविक घना वायुमंडल लगभग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही है। ठीक है, केवल 32 किलोमीटर तक ही है वास्तविक घना वायुमंडल। ठीक है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो लगभग 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है, जहां से ओजोन गैस की परत स्टार्ट हो जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये परत सूर्य से आने वाली जो उच्च आवृत्ति की, ठीक है, हाई जो प्रवैग्नि प्रकाश होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो यहाँ पर रेज होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। कौन? जो यहाँ पर ओजोन परत होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। कौन सी किरणें हानिकारक होती हैं? जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ठीक है, जो हाई इफिशिएंसी की होती हैं, उच्च आवृत्ति की होती हैं। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संख्या 9 है। थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है, बताएंगे आप। तो थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग इसलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? सबसे पहले तो ये है रीज़न कि पारे का जो प्रसार है वो ताप बढ़ने से समान रूप से होता है। ठीक है, पारे का जो प्रसार है यानी इसका जो फैलाव है वो ताप बढ़ने से समान रूप से होता है। ये एक हल्की धातु है जो कांच की नलियों से चिपकती भी नहीं है। पारे का जो प्रसार है वो अन्य द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा ये ऊष्मा के एक अच्छा चालक है। पारा क्या है? ये ऊष्मा का एक अच्छा चालक भी होता है। ठीक है, कंडक्टर है ये ऊष्मा का। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। आर्किमिडीज का सिद्धांत बता दीजिए। तो किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, कोई वस्तु किसी पानी में तैर रही है, ठीक है, उस पर यहाँ पर नीचे की साइड से जो बल लगता है, ठीक है, तो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल भार के, ठीक है, इस वस्तु के द्वारा जितना जल यहाँ से हटाया जा रहा है उसके भार के बराबर होता है ये जो बल नीचे से लगता है, ये यहाँ पर बताया गया है। या किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ये भी एक ही बात यहाँ पर बताई गई, तो इसे ध्यान रखना है आपको याद। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान यानी कि साइंस और प्रौद्योगिकी, ठीक है,
यानी कि टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो समझा दीजिए। तो इसमें उल्काओं का अध्ययन करके मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाया। आपको पता ही होगा, आजकल आपने देखा होगा, पहले से ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बता देते हैं कि कब कितने समय बारिश होगी, कितने समय क्या होगा, चक्रवात आएगा, तूफान आएगा। इस तरह की जो भविष्यवाणियाँ पहले से ही की जा सकती हैं आज के समय में। ये सारा का सारा यहाँ पर मुमकिन हो पाया है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही। तो इंटरनेट की मदद से कोई भी वैज्ञानिक जानकारी एकत्र कर सकता है। ये सारे का इंटरनेट क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी ही है एक तरह से। और इन्हीं ईमेल या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की मदद से साझा भी किया जा सकता है एक दूसरे से। ये लगभग हर विषय पर जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। विज्ञान कुछ प्रयोगों, अवधारणाओं को सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे तंत्र का तंत्र की कार्यप्रणाली है। आजकल तो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर AI का ज़माना आ चुका है, जिससे बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है। फिलहाल आपकी इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।